नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पर। जो आज की हमारी क्लास है वो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले थ्योरी का टॉपिक देखते हैं हम लोग मिलकर के, और उसके बाद में उसी टॉपिक पर आधारित प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का क्या है संग्रह देखते हैं, यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा जिस टॉपिक को, उसमें से एग्जाम में किस तरह से क्या है प्रश्न आपके आते हैं। तो इसी क्रम में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा था। और इसी पे आज आपके क्या है, इसी टॉपिक के ऊपर आज आपके एमसीक्यू जो है आपके आए हुए हैं आज। तो आप सब सही से पढ़िए और मेहनत करिए, क्योंकि यूपीपी का जी एग्जाम और दूसरा भी जो एग्जाम है यूपी स्पेशल यूपी के, वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और धीरे धीरे जो हमारा ये टॉपिक है यूपी स्पेशल वाला, ये धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर है। आप रिवीजन करने के लिए इसको बाद में भी प्लेलिस्ट से पूरा देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और आपको वीक में 7 डेज क्लास मिलेंगी, और वो भी आपको लाइव मिलेंगी। तो आप सब उससे भी जुड़िए और उनका क्या है, उन क्लासेस का लाभ उठाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो आज की क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे आज का अपना पहला प्रश्न कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ये आपका यूपी पीसीएस का प्रश्न है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ऑप्शन ए नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, संस्कृत उपागम या फिर समग्रता उपागम। ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समग्रता उपागम। क्या हो जाएगा? समग्रता उपागम आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नंबर एक प्रश्न का जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, समग्रता उपागम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या फिर महात्मा गांधी के नाम पर। तो आपको बताना है जो आपका प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क है, इसका जो पुनः है नामकरण किसके नाम पर किया। अब आपको पता होगा जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो स्थित अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पर महान क्रांतिकारी कौन, चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया था, अंग्रेजों के जब ये चारों तरफ घिर गए और अंग्रेज इन पर गोलियां बरसा रहे थे, ये भी उनका सामना कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट में इनके पास एक गोली बची तो इन्होंने क्या किया था, वो गोली खुद को मार ली थी और वहीं पर क्या हुए थे, वो शहीद हो गए थे। इसलिए उनका नाम, पहले इसका नाम क्या था, अल्फ्रेड पार्क, फिर हुआ शहीद पार्क, और लास्ट में इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर इस पार्क का नाम रख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। क्या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ? गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, या फिर गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी रामपुर, सी लखनऊ और डी गाजियाबाद। तो जो आपकी गोरखपुर नक्षत्रशाला है, ये आपकी कहाँ स्थित है आपको बताना है। जो गोरखपुर नक्षत्रशाला है वो आपकी कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। क्या आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना। और ये सारे जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, बी सीतापुर, सी बलिया और डी गोरखपुर। आपको बताना है जो नैमिषारण्य क्षेत्र है यह कहाँ स्थित है, अयोध्या में, सीतापुर में, बलिया में, या फिर गोरखपुर में। वह हमने आपको बताया कि जो नैमिषारण्य क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है। आप सबको पता होगा कि जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल क्षेत्र है वो आपका सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना
कब हुई थी? उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1972, 1974, 1989 और 2001। तो आपको बताना है पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद होगा कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना मैंने कब बताई थी? 1974 में। कब बताई थी? 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना। ये देखिए, जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे तभी हमने आपसे कहा था ये इस तरह से प्रश्न जो है जो कि सन वाले होते हैं कि किस सन में ऐसा हुआ था, वो क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 6, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब ये वाला जो प्रश्न है ये हमने आपको बताया था त्योहार जब पढ़ाए थे, पर्व और त्योहार पढ़ाए थे तब भी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर ये आपका धार्मिक स्थल में भी आ गया। ये जो लठमार होली है वृंदावन में होती है, गोवर्धन में होती है, बरसाना में होती है या फिर गोकुल में होती है। तो आप सबको इसका जवाब जरूर आना चाहिए। जो लठमार होली है वो आपका कहाँ पर मनाई जाती है या कहाँ पर खेली जाती है? तो ये आपका खेली जाती है बरसाना में। कहाँ पे? बरसाना। और बरसाना मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र जो कि आपके ब्रिज सर्किट में आते हैं। कौन से? मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, ये सब क्या है आपके ब्रिज सर्किट में आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? अब देखिए, कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या फिर सारनाथ। हमने आपको बताया था कि जो वाराणसी शहर है उसकी जो आपकी चर्चा है कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। उसके बाद में फिर जब रामायण और महाभारत की रचना हुई तो रामायण और महाभारत में आपके वाराणसी की क्या है? चर्चा मिलती है। यानी कि वाराणसी जो शहर है इसकी क्या है? ये इसकी वहां पे लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ ना कुछ। तो वाराणसी की चर्चा आपको अथर्ववेद में, आपके रामायण में, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इसकी क्या है आपकी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी। कौन सा? वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मुबारक शाह ने, इब्राहिम सरकी, मलिक सरवर या फिर हुसैन शाह। हमने आपको बताया था कि जो आपका जौनपुर में अटाला मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था। तो आपको बताना है किसने कराया था। मुबारक शाह ने, इब्राहिम शर्की ने, मलिक सरवर ने या फिर हुसैन शाह ने। तो जो जौनपुर में अटाला मस्जिद है इसका निर्माण आपका किसने कराया था? इब्राहिम शर्की ने। किसने? इब्राहिम शर्की ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह ने या फिर सिकंदर लोदी ने। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी और अपने चचेरे भाई, कौन? चचेरे भाई जौना खां की याद में। जौना खां की याद में। किसकी याद में? जौना खां की याद में इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने, इन्हें हम एफएसटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफएसटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी भी कहते हैं। तो चचेरे भाई इनके थे जौना खां, जिनकी याद में इन्होंने क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी। आपको ये बात याद रखनी है। अगला है प्रश्न संख्या 10, कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा कि जो कालिंजर का किला है ये कहाँ स्थित है। कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में या फिर जालौन में। जो झांसी का किला है वो आपका बांदा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांदा में स्थित है झांसी का किला। तो ये आपको याद रखना है कि झांसी का किला बांदा में स्थित है। अगला और 11वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी बलिया और ऑप्शन नंबर सी वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोरखपुर। तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप सब जानते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका मकबरा कहाँ पे है? गाजीपुर में। कहाँ पे है?
गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। अगला, भारत माता मंदिर निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? हमने आपको बताया था, जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ये आप फिर मेरठ। तो जो भारत माता मंदिर हमने आपको बताया था वो आपका स्थित है वाराणसी में, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या? वाराणसी। जो भारत माता मंदिर है वो आपका वाराणसी में स्थित है। अब देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? अब बताइए, जो जौनपुर नगर की स्थापना है किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर? अब बताइए, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने तो इसकी स्थापना की थी, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना जौनपुर की थी। किसकी याद में की थी? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि यमबीटी की याद में एफएसटी ने की थी, और इन्हें क्या बोलते हैं? जौना खां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको ही हम क्या बोलते हैं? जौना खां बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी? क्या? बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी? तो इनका जो आश्रम है वो बिठूर में स्थित है, और इसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त। तो आपको बिठूर न लिख करके अगर ब्रह्मवर्त आ जाए तो ये भी आपको याद रखना है। और ये है कहां पर? कानपुर में। कहां पर? कानपुर जिले में पड़ता है। क्या? बिठूर। क्या पड़ता है? बिठूर, जो कि गंगा नदी के किनारे है। कौन? कानपुर, बिठूर, ये सब गंगा नदी के किनारे है, और महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है यहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? जब आपको स्थापत्य कला पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे द्रविड़ शैली और ये क्या होता है। तो जो रंगनाथ जी का मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली में स्थित है। किसमें स्थित है? द्रविड़ से। जैसे आपके द्रविड़ शैली हो गया, नागर शैली हो गया, आपका मथुरा शैली हो गया, तो बहुत सारी शैलियां हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी शैली में मंदिर बनते हैं, आपके दक्षिण भारत में दूसरी शैली में मंदिर बनते हैं। द्रविड़ शैली आपकी दक्षिण भारत में चलती है, और जो नागर शैली है वो आपकी उत्तर भारत में प्रयोग में लाई जाती है। अगला है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या? प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित? सारनाथ में नहीं, वाराणसी में नहीं, आगरा में भी नहीं, और जो बांके बिहारी मंदिर है वो आपका वृंदावन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वृंदावन में, जहां पर हमारे क्या है? प्रेमानंद जी महाराज इस समय पे बहुत ज्यादा फेमस है जहाँ के, वहीं पे क्या है आपका बांके बिहारी मंदिर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हमने आपको बताया था रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और आपको भूल भुलैया, ये सब कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर सारनाथ? तो आप ये मानिए, तो ये बात जानिए, हमने आपको बताया अभी तक कि जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, जैन और आपके बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल जो है वो कौन सा है? कौशाम्बी है। अगला देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह कौन? सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? आपको बताना है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? बहराइच में, बाराबंकी में, देवा शरीफ में या फिर बांदा में स्थित है? बताइए, जो सलामत शाह की मजार है ये आपकी कहाँ स्थित है? बहराइच में नहीं, बाराबंकी में भी, बाराबंकी में ये स्थित है आपकी सलामत शाह की मजार। देवा शरीफ में नहीं है, ना ही बांदा में है। आपकी सलामत शाह की मजार है ये आपकी बाराबंकी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला है, सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? आपको बताना है। कहाँ पे?
फतेहपुर में, कालिंजर में, देवा शरीफ में या फिर गढ़मुक्तेश्वर में। तो ये आपकी स्थित है देवा शरीफ में। और देवा शरीफ का क्या है, मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये मेला कहाँ है, इनकी दरगाह पर लगता है। कहाँ पे लगता है, इनकी दरगाह या फिर मजार पे इनका ये मेला जो है आपका लगता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। क्या प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन 1997, 98, 99 और 2000। अब अगर आपको याद हो, थ्योरी की क्लास आपने देखी है, तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति जो थी वो कब आई थी, 1998 में। कब आई थी, 1998 में उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति आई थी। और वर्तमान में आपकी 2022 की पर्यटन नीति चल रही है। इसमें आपके 12 सर्किट बनाए गए थे। कितने, 12 सर्किटों की बात की गई थी। और क्या कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को, क्या उत्तर प्रदेश को आपके उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक हैं, उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। चाहे वो घरेलू पर्यटक हो और चाहे वो कौन से पर्यटक हो, चाहे वो आपके विदेशी पर्यटक हो। और 2000 करोड़ रुपए का क्या है, विदेशी निवेश आकर्षित करना इनका क्या था, लक्ष्य था। और 1998 में जो ये पहली पर्यटन नीति आई थी, इसी में ये कहा गया था कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। क्या कि पर्यटन को उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1998। कौन सा, 1998 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, नौगजा पीर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। कौन सी, नौगजा पीर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। उज्जैन में, उज्जैन तो उत्तर प्रदेश का जनपद ही नहीं, ऐसे कर गया। मथुरा में, सहारनपुर में, जबलपुर में, जबलपुर भी एमपी का शहर है। तो मथुरा और सहारनपुर में आपको देखना है कि नौगजा पीर कहाँ पर है। तो नौगजा पीर जो है आपकी मथुरा में भी नहीं है, और ये नौगजा पीर जो है आपकी सहारनपुर में हो जाती। कहाँ पे, सहारनपुर में क्या है आपकी नौगजा पीर है। अगला, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। अभी हमने बताया आपको, ये सिर्फ आपको इसलिए लेकर के आए, मुझे पता है कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया और ये सब आप जानते हैं कहाँ स्थित है। लेकिन आपको सिर्फ इसलिए लेके आए कि आप देखिए कि प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह के भी आते हैं। क्या प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह के भी आते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, अभी आपसे रूमी दरवाजा पूछा था, अब आपसे बड़ा इमामबाड़ा पूछा है, तो ये आपको याद रखना। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक ऐतिहासिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल है, यहाँ है क्या, हिरण का उद्यान, मूलगंज कुटी विहार, तिब्बती मंदिर या फिर रामबर स्तूप। क्या, रामबर स्तूप। तो यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कुशीनगर में क्या था, रामभर स्तूप। क्या था, रामभर। और कौन कौन से हमने आपको स्तूप बताए थे आपके कुशीनगर में, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला और 25वां प्रश्न है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अब आप बताइए, शाहजहां ने किसका निर्माण कराया था, ताजमहल का। अब बताइए आप कि जो आगरा किले में जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आगरा में जो आपकी मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बताइए। बताइए। तो आगरा किले में जो मोती मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, शाहजहां के द्वारा। और अकबर के द्वारा क्या है, किले का निर्माण कराया गया था। किसका, किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या हुए थे, पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश दिया था, या फिर अपने प्राण त्यागे थे। आपको बताना।
तो ना ही ये यहाँ पैदा हुए थे, ना ही इनको यहाँ ज्ञान मिला था, ना ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ में ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे। पैदा ये कहाँ हुए थे, ये आपको कमेंट में टाइप करना है। इन्होंने यहाँ पर अपने क्या किए थे, प्राण त्यागे थे। यानी कि यहाँ पर इनका, और जो प्राण त्यागने की जो था उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसे कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या फिर अकबर का मकबरा। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से 3 चीजें हैं जो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वो कौन सी थी आपकी? आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। पहले आपके ये दोनों शामिल होते हैं इसमें, और फिर 3 साल के बाद में फतेहपुर सीकरी शामिल होता है। अब किस सन में हुए थे ये, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो अकबर का मकबरा है वो यहाँ पे नहीं शामिल है, इसलिए यही क्या है, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला है, किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ये आप सबको पता होगा कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये मथुरा जिले में है। ये सबको पता है, इसमें ऐसा बताने जैसा या फिर एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है। अब ये सिर्फ प्रश्न इसलिए है ताकि आप देखो कि इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला है, वह प्राचीन स्थल जहां 7,000 नहीं, ये 60,000 है। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, और वह निम्न में से कौन सा है? अब आपको बताना है। ये थोड़ा सा आपसे घुमा के प्रश्न पूछ लिया। अहिच्छत्र नहीं, हस्तिनापुर नहीं, काम्पिल्य नहीं, और वो जगह है आपकी पवित्र जगह कौन से? नैमिषारण्य। पहले आपसे पूछा कि नैमिषारण्य जो तीर्थ क्षेत्र है किस जिले में स्थित है, तो आपने बताया सीतापुर में। कहाँ स्थित है? सीतापुर में है। सीतापुर। और बाद में आपसे पूछ लिया, बड़ा गंदा लिख गया सीतापुर यार, सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर में स्थित है। और अब पूछ लिया कि जो 60,000 मुनियों के द्वारा जो आपका क्या किया गया था, महाभारत का संपूर्ण वाचन किया गया था, किस स्थान पर किया गया था? तो वो आपका किया गया था नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य आपका सीतापुर में है, और सीतापुर आपका यूपी में है, और यूपी आपका कहाँ पे है? इंडिया में है। तो ये आपको याद रखना, वैसे ये याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपने आज देखे। तो आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। और धन्यवाद। राधे राधे।